हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास है वह सॉल्यूशन का जो सेकंड लेक्चर है, इस पर हम लोग काम करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको पीछे वाला जो वीडियो अपलोड किया गया था वो समझ में आया होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में आप कुछ बेसिक बात सीख रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, चैप्टर का कुछ बेसिक बात आपको बताया जा रहा था जो बेहद इम्पोर्टेंट है। उसी कड़ी में एक दो बात और आप सीख लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो लीटर है ये आयतन का मात्रक है, और आप यह भी जानते होंगे कि मिलीलीटर जो है वह भी आयतन का मात्रक है, और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, आप यह भी जानते हैं। तो लीटर और मिलीलीटर ये दोनों आयतन का मात्रक है और दोनों में यह संबंध है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। लेकिन इसी कड़ी में कुछ बात और हम आपको बता देते हैं, शायद इसकी आपको ज़रूरत पड़े इस चैप्टर में, तो आप वहाँ फंसे नहीं। देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो ये एक रिलेशन है जो आप बच्चे से पढ़ते होंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब क्या कीजिए कि आप सब का क्यू कर दीजिए। सब का क्यू करेंगे तो भी ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम सब का क्यू कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर क्यू, ये हो जाएगा 10 डेसीमीटर क्यू, सबका होल क्यू हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यू, और ये इक्वल हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यू के। 1 का क्यू करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 मीटर क्यू। 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यू। इसको जब आप 3 बार गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यू, और 1000 को जब आप आपस में 3 बार गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 मिलीमीटर क्यू। आप सभी लोगों को एक जानकारी मैं दे दूं, यदि किसी भी लेंथ को आप 3 बार गुना करते हैं तो वो अपने आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर जाएगा। तो 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, उसी को हम 1 मीटर क्यों कहेंगे, और आपस में ये संबंध आ रहा है। अब देखिए, आप एक बात जानो आप कि डेसीमीटर क्यू को ही हम लोग लीटर कहते हैं, और सेंटीमीटर क्यू, ये बात नोट करके एकदम याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यू को ही मिलीलीटर कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग सीसी कहते हैं, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। डेसीमीटर क्यू को लीटर कहेंगे, सेंटीमीटर क्यू को ही मिलीलीटर या फिर सीसी कहा जाता है। ये 2 बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर में इसका काफ़ी यूज होगा। तो ऐसी स्थिति में एक संबंध बनेगा यहाँ से कि 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 10,000 को हम चाहें तो 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इतना, और ये लीटर हो जाएगा 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर, और सीसी ये भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यू। मीटर क्यू का यूज थोड़ा कम होता है केमिस्ट्री में, मिलीमीटर क्यू का भी यूज बहुत कम होता है, लेकिन लीटर का यूज और मिलीलीटर का यूज या सीसी का यूज ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस दोनों के बीच क्या संबंध है, या फिर मीटर क्यू का लीटर के साथ, या फिर सेंटीमीटर क्यू के साथ, मिलीलीटर के साथ, मिलीमीटर क्यू के साथ क्या संबंध है, आप उसको इस बात से समझ सकते हैं यहाँ पर जो बातें बताई गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन कर दीजिएगा, हम बता देंगे कि आगे यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ परेशानी है और क्या परेशानी है, उसको हम देख लेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे बात में 3 बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखने के लायक बात है, इसको आप उतार लेना
लिख लेना, बढ़िया से समझ लेना। अब देखिए ये 3 बात क्या इंपॉर्टेंट। पहला बात कि डेसीमीटर क्यू कहें या लीटर कहें, दोनों एक ही बात है। दूसरा बात इंपॉर्टेंट है कि सेंटीमीटर क्यू को ही सीसी कहा जाता है या इसी को मिलीलीटर कहा जाता है। और तीसरा बात, 1 लीटर बराबर 1000 सीसी होता है या मिलीलीटर होता है। ये 3 बात जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बेसिक बात में क्या क्या बताया गया एक बार ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक बढ़ा देंगे। आपको बताया गया कि मात्रक 2 तरह का होता है। एक होता है भौतिक मात्रक, दूसरा होता है रासायनिक मात्रक। द्रव्यमान का भौतिक मात्रक है किलोग्राम और ग्राम, और रासायनिक मात्रक है मोल और ग्राम तुल्यांक। इस सब को हम आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीछे के 2 वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरह बताया गया है। आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिए यदि नहीं समझे हैं तो, और यदि वो समझ गए तो ही आप आगे समझ सकते हैं। यदि नहीं समझे हैं तो वो पहला वीडियो पहले आप देख लीजिए, पहला 2 लेक्चर जो है। अब आप यहाँ से विलियन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सक्षम हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसमें विलियन, तो हम जानेंगे कि विलियन कहते किसको है। बाबू विलियन को ही ना इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। वैसे तो ये चैप्टर का भी नाम है। अब सबसे पहले हम इसी को डिफाइन कर लें, विलियन। व्हाट इज सॉल्यूशन? विलियन क्या है? देखिए विलियन एक मिश्रण है, और ये मिश्रण 2 या 2 से अधिक चीजों का होता है, लेकिन सब मिश्रण विलियन नहीं कहलाता है। सिर्फ समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसका परिभाषा होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिश्रण तो समझ में आता है, लेकिन ये समांगी मिश्रण क्या होता है? वो मिश्रण 2 तरह का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। तो यहाँ समझने वाला बात यह है कि यहाँ विसमांगी का तो चर्चा नहीं आया, लेकिन समांगी का चर्चा आया है। तो अब हम इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले समझेंगे कि ये समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें घटक कण पूरा मिश्रण में एक समान रूप से फैला होता है। जैसे आप पानी में यदि चीनी को मिला दोगे, जैसे मान लीजिए पानी में चीनी मिला के दोनों को बढ़िया से मिला दिए, मान लीजिए चीनी बढ़िया से पानी में घुल गया, तो पानी में जब चीनी घुलेगा ना तो वो हर जगह एक रूप से समान रूप से फैला हुआ होगा, और ये दोनों आपस में मिलने के बाद ना अलग अलग भौतिक अवस्था से सेम मतलब समान भौतिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे चीनी ठोस अवस्था में था, पानी द्रव अवस्था में था, लेकिन जब आप मिलाए तो दोनों एक भौतिक अवस्था में आ गया, दोनों का भौतिक अवस्था द्रव हो गया। ऐसी स्थिति में इसको दोबारा अलग करना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसा विलयन ही समांगी मिश्रण कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए चीनी को और चावल को आप मिला दोगे तो मिश्रण यह भी है, लेकिन यह मिश्रण समांगी नहीं है, यह विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो हम लोग सिर्फ समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे, विसमांगी मिश्रण को विलयन
नहीं कहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस समांगी मिश्रण को डिफाइन कर लेंगे, परिभाषित कर लेंगे। क्या परिभाषा होगा भाई? तो यह होगा वैसा मिश्रण जिसके संपूर्ण नमूने का संघटन हर जगह एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी मिश्रण का कुछ एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो आप एग्जाम्पल समझिए, समझ में आ जाएगा समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे पानी में चीनी मिला के शरबत बना दीजिए, समांगी मिश्रण है। पानी में दूध मिला दीजिए, समांगी मिश्रण है। पानी में अल्कोहल मिला दीजिए, समांगी मिश्रण है। मतलब कोई दो चीज को आपस में मिलाए आप और हर जगह वो एक समान रूप से फैल गया तो समांगी मिश्रण है। अब मान लीजिए कि पानी में आप पत्थर मिला दिए, मिश्रण वह भी है लेकिन वह समांगी नहीं है, वह विसमांगी है। वो नीचे में जाके बैठ जाएगा, आइसोलेट होने लगेगा। चीनी चावल को मिला दिए, वो आपस में मिल तो जाएगा लेकिन आप उसको दोबारा आसानी से अलग कर सकते हो। तो ये विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सिर्फ समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे, सब मिश्रण को हम लोग विलयन नहीं कहेंगे। यानी हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ उस मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ समांगी होता है। तो चलिए, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद देखिए, अब हम लोग यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में मैं यदि कहूं तो इसको हम लोग कहेंगे विलयन के प्रकार। विलयन को ना अलग अलग तरीके से, अलग अलग आधार पर कई तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है। और सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसके घटक कण की संख्या के आधार पर इसका कितना प्रकार होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम हिंदी में इसको लिख देते हैं विलयन के प्रकार। किस आधार पर? घटक कणों की संख्या के आधार पर। बाबू, घटक कण की संख्या के आधार पर ना विलयन को दो भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे। एक होता है द्विअंगी विलयन और दूसरा होता है बहुअंगी विलयन। इंग्लिश में इसको हम लोग ना बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश जितना थोड़ा बहुत लिखाया जाएगा उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। और इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है और पॉलिनरी सॉल्यूशन क्या होता है और फिर ये दो ही प्रकार का क्यों है, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए आप। पहले बाइनरी सॉल्यूशन कहते किसको हैं और पॉलिनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं। बाबू, द्विअंगी विलयन हम लोग उसको कहते हैं जिस विलयन का निर्माण केवल दो घटक कण से होता है। इसमें केवल दो ही चीज रहता है। क्या क्या रहता है इसमें? एक रहता है विलय और एक विलायक। यानी वह विलयन जिसमें एक विलय हो
और एक विलायक हो द्विअंगी कहलाता है। और बहुअंगी विलयन क्या होता है? यह होता है दो या दो से अधिक विलय प्लस एक विलायक। अब थोड़ा इसको आप समझिए। अब यहां पर दो नया टर्म आ गया। एक टर्म आया है विलय, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और दूसरा टर्म आ गया विलायक। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हालांकि हिंदी में इसका एक और नाम है, इसको हम लोग घुल्य भी बोलते हैं, घुल्य, और इसको घोलक कहा जाता है। ये दो टर्म, ये क्या होता है इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, बाद में हम इसको परिभाषित कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि पानी और चीनी का आप विलयन बनाएंगे, तो उसमें कम से कम दो चीज आप लीजिए। आप यदि वो विलयन बना रहे हैं तो कम से कम पानी लीजिएगा, चीनी लीजिएगा, दोनों को आपस में मिलाइएगा, तब तो वो विलयन बनेगा। तो इस दो में से एक को हम विलय कहेंगे, दूसरे को विलायक कहेंगे। जो कम मात्रा में रहता है, विलयन का वह घटक कण जो कम मात्रा में रहता है वो विलय कहलाता है, और विलयन का वह घटक कण जो अधिक मात्रा में रहता है वह विलायक कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का शरबत यदि आप बनाते हैं तो शरबत में विलायक किसको कहेंगे? पानी को विलायक कहेंगे, और विलय किसको कहेंगे? चीनी को विलय कहेंगे। विलायक घुलाने का काम करता है और विलय घुलने का काम करता है, इसीलिए विलय को घुल्य और विलायक को घोलक भी कहा जाता है। अब देखिए, तो द्विअंगी विलयन हो गया। मान लीजिए कि आप शरबत बनाए, आप पानी लिए और चीनी लिए, बस दो ही चीज लिए, तो केवल दो ही चीज लिए, इसीलिए इसको द्विअंगी विलयन कहेंगे। यानी पानी और चीनी से मिला बना हुआ शरबत द्विअंगी विलयन कहलाएगा। ये द्विअंगी विलयन का उदाहरण है। लेकिन मान लीजिए कि आप एक गिलास पानी में थोड़ा चीनी डाल दिए, थोड़ा नमक डाल दिए, थोड़ा नींबू डाल दिए, तो आपने क्या किया कि उसमें बहुत सारा चीज डालना शुरू कर दिया। तो बहुत सारा चीज आप किस में डाल रहे हैं? पानी में डाल रहे हैं। विलायक हमेशा एक ही होता है, और बाकी चीज जो थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप डाल रहे हैं वह सब विलय कहलाएगा। यानी दो या दो से अधिक विलय आप डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और नमक विलय का काम करने लगा और एक पानी है जो विलायक का काम कर रहा है, तो ये बहुअंगी विलयन के अंतर्गत आ जाता है। अब बहुअंगी विलयन में भी कई बातें हो सकती हैं। मान लीजिए कि 3 अवयव कण है, 4 अवयव कण है, 5 अवयव कण है। जैसे पानी, चीनी, नमक, एक ऐसा विलयन। फिर दूसरा विलय सुनिए, पानी, चीनी, नमक, नींबू का रस, ये मिला दिए, ये तीसरा टाइप हो गया। फिर चौथा टाइप, हम एक एक कंपोनेंट को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ा ग्लूकोज डाल दिए कभी। तो इस तरह से पॉलिनरी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? पॉलिनरी के अंतर्गत आपको आएगा, जैसे ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो पॉलिनरी के अंतर्गत आ जाएगा ट्राइनरी, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन, इसको हम लोग टेट्रानरी कहेंगे, टेट्रानरी, पेंटानरी। इस तरह से इसके अंतर्गत ना बहुत सारा चीज आता चला जाएगा। तो हम सबको कॉमनली क्या कह देते हैं? पॉलिनरी कह देते हैं। मतलब 2 कंपोनेंट वाला है तो बाइनरी, और 2 से अधिक कंपोनेंट वाला है सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग पॉलिनरी के अंतर्गत रखते हैं। 3 कंपोनेंट है तो ट्राइनरी, 4 कंपोनेंट है तो टेट्रानरी, 5 कंपोनेंट है तो पेंटानरी। इस तरह से इसका नाम बदलता चला जाता है। तो इस आधार पर हम लोग इसको 2 ही भाग में बांटते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हो सकती है। तो द्विअंगी विलयन क्या है और बहुअंगी विलयन क्या है? तो इसको यदि आप परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं, आप इस पर लिख लीजिएगा। हम लिखेंगे नहीं, आप देख लीजिए। हम कहेंगे, मतलब द्विअंगी विलयन की परिभाषा क्या होगी? वह विलयन जिसमें एक विलय और एक विलायक होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। और बहुअंगी विलयन किसको कहेंगे? वह विलयन जिसमें एक विलायक और 2 या 2 से अधिक विलय होते हैं उसे बहुअंगी विलयन कहते हैं। तो अब ये टॉपिक यहां समाप्त हुआ। अब इसमें हमको बताना पड़ेगा विलय और विलायक का परिभाषा। तो आप एक बार फिर से तैयार हो जाइए लिखने के लिए। हम बोल के निकल गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से सुन लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है।
तो परेशानी बढ़ने लगती है। अब आप यहीं पर नोट कर लीजिए विलय, या इसी का एक और नाम है घोल्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार यूज में आएगा। इंग्लिश में जरूर आप इसको याद रखना, इसको सॉल्यूट कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिए खुद से, हम लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। विलयन का वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, विलयन का वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहते हैं। और इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक यहीं पर लिख लेंगे, विलायक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घोलक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको डिफाइन कर लेंगे, विलयन का वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी प्लस जल, आप इससे बनाओगे तो ये शरबत बनेगा। तो शरबत क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विलयन। अधिक मात्रा में कौन लेंगे, जल। किसको लेंगे, जल, तो जल क्या कहलाएगा, विलायक। कम मात्रा में किसको लेंगे, चीनी, तो चीनी क्या कहलाएगा, विलय। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप विलयन बनाएंगे तो आपको एक लेना पड़ेगा विलय, एक लेना पड़ेगा विलायक, तब क्या बनेगा, विलयन। जरूरी नहीं है कि चीनी ही हमेशा लें। जल में यदि नमक मिलाएंगे तो वो भी बाइनरी सॉल्यूशन है। जल में यदि नींबू का रस मिलाएंगे तो वो भी बाइनरी सॉल्यूशन है। और आपका जो सिलेबस है ना वो बाइनरी सॉल्यूशन का ही सिलेबस है। पॉलिनरी सॉल्यूशन पर आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। थोड़ा बहुत एक आध दो गो एग्जाम्पल मान लीजिए या क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, या फिर आपको परेशानी होगा तो आप जो भी मन हो पूछने का पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए तो हम सॉल्व कर दिया करेंगे। तो यही है विलय और विलायक। अब एक और इसमें कंट्राडिक्शन टाइप का बात आता है। जैसे मान लीजिए कि दो द्रव है, दो अलग अलग द्रव है। जैसे मान लो एक द्रव है ए और दूसरा द्रव है बी, दो द्रव है। ए यदि अधिक, अब मान लीजिए किसी खाली बर्तन में ए अधिक मात्रा में लिए और बी कम मात्रा में लिए, तो जो अधिक मात्रा में, दोनों का दोनों द्रव है, ध्यान रहे, तो जो अधिक मात्रा में लिए वो कहलाएगा विलायक और जो कम मात्रा में लिए वो कहलाएगा विलय। जैसे ए अधिक मात्रा में लिए तो ए कहलाएगा विलायक और बी कम मात्रा में लिए तो बी कहलाएगा विलय। लेकिन यदि बी ही अधिक मात्रा में लेते तो बी कहलाता विलायक और ए कहलाता विलय। कभी कभी दिमाग में आता है कि सर यदि दोनों बराबर मात्रा में ले लें तब। बाबू यदि दोनों बराबर मात्रा में ले लोगे, मतलब दो द्रव को आपस में बराबर मात्रा में ले लेंगे, तो आप किसी को भी विलय और किसी को भी विलायक कह सकते हैं। तो वहां पर यह बात खत्म हो जाता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, चूंकि दोनों की मात्रा समान है। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी आप विलय और किसी को भी विलायक मान सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन, बहुअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को ना फिर से दो भाग में बांटा गया है। विलयन के प्रकार, किस आधार पर, सांद्रण के आधार पर। सांद्रण के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं तनु विलयन और दूसरे को कहा जाता है सांद्र विलयन। अब ये तनु विलयन क्या होता है? अच्छा, तनु विलयन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र विलयन को हम लोग बोलते हैं
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो एक हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, कोई विलयन ज़्यादा गाढ़ा होता है, जैसे पानी में यदि आप ज़्यादा चीनी मिला दोगे तो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, पानी में यदि कम चीनी मिलाओगे तो कम गाढ़ा होगा। तो वैसी स्थिति में जो कम गाढ़ा होगा, ठेठ भाषा में मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको हम डिफाइन कर देंगे प्रॉपरली। तो ऐसी स्थिति में एक हो जाएगा तनु विलयन, एक हो जाएगा सांद्र। चीनी कम रहेगा, विलय की मात्रा कम रहेगी तो वह पतला विलयन है, तो उसको हम लोग तनु विलयन कहेंगे। और चीनी की मात्रा यदि अधिक हो तो उसको हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। थोड़ा इंक खत्म हो गया, इसको भर ले तो बता दें। तो एक हो गया तनु विलयन और दूसरा हो गया सांद्र विलयन। तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि तनु विलयन पतला विलयन होता है और सांद्र विलयन गाढ़ा विलयन होता है, लेकिन ये ठेठ भाषा में इसको समझा दिया। इसका एक पैमाना होगा ना कि ये कितना पतला होगा और ये कितना गाढ़ा होगा, तो इस आधार पर हम लोग तनु विलयन और सांद्र विलयन की पहचान अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो बाबू, वह विलयन तनु विलयन कहलाता है जिसकी मोलरता 1 से कम हो, और वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है जिसकी मोलरता 1 से अधिक हो या 1 के बराबर हो। अब आप कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आया, मोलरता किसको आप कह रहे हैं? मोलरता आगे आपको एक टर्म है जिसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप बेहतर समझेंगे, अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो अभी आप इसको लिख लीजिए, आपको ये अपने आप आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो इसका डिफिनीशन आपका इच्छा हो तो लिख लीजिए, जरूर अपने से लिख लेना। हेडिंग डाला हुआ है ही, तो हेडिंग डाल के बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो हम बोल देते हैं, वह विलयन जिसकी मोलरता 1 से कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। और इधर लिख लेना, वह विलयन जिसकी मोलरता 1 से अधिक हो या 1 के बराबर हो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो इस तरह से विलयन के प्रकार को हमने देखा, तो तनु विलयन और सांद्र विलयन भी हम समझ गए। अब एक बार फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, और यह एक अलग टाइप है। इस आधार पर देखेंगे आप, विलयन 9 तरह का होता है। ये कैसा आधार है भाई? तो जब हम टॉपिक लिखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। घटक कण के भौतिक अवस्था के आधार पर द्विअंगी विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। घटक कण के भौतिक अवस्था, मतलब विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर द्विअंगी विलयन के प्रकार। अब देखिए, यदि आप दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई एक ठोस हो, दूसरा द्रव हो सकता है दोनों द्रव द्रव हो सकता है दोनों ठोस ठोस हो सकता है गैस द्रव हो। इस आधार पर ना विलयन कई प्रकार के होते हैं, और उस सभी प्रकार को हम एक एक करके देखेंगे। अभी हम यहाँ पर एक टेबल लिखेंगे, इस टेबल में आपको बेहतर समझ में आएगा कि कैसे वो अलग अलग प्रकार का होता है। सबका हम एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये टेबल थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग के बाद ये टेबल आ जाएगा। इंग्लिश में यदि हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप लिख देंगे ऐसे, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन on the basis of physical state of their components। यहाँ कंपोनेंट्स का मतलब विलय और विलायक है, कि विलय और विलायक के भौतिक अवस्था क्या है, इस आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार को देखेंगे। चलिए, इस हेडिंग को हम मिटा रहे हैं,
इस हेडिंग को मिटाने के बाद यहाँ पर पूरे में एक लंबा चौड़ा टेबल आएगा, उसको हम लिखेंगे। मान लीजिए कि इधर हम लोग लिख लेते हैं विलायक, यहां लिख लेते हैं विलय, यहां लिखते हैं विलियन का नाम, और यहां हम लोग लिखेंगे उसका एग्जाम्पल। अब क्या कीजिए, अब देखिए विलायक, इस सब में हम विलायक क्या है उसका भौतिक अवस्था लिखेंगे। इसमें आपको 9 टाइप होगा, तो आप 9 रो तैयार करना पड़ेगा यहाँ। देखिए, तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये 9 तरह का होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ का भौतिक अवस्था 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम क्या किए कि 3 बार द्रव 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 लिखे, 3 बार गैस गैस ठोस 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 लिखे, और 3 बार गैस 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 लिखे। अब क्या कीजिए, 3 बार द्रव 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 लिखे, तो एक बार द्रव में ठोस मिला दीजिए, एक बार द्रव में द्रव मिला दीजिए, एक बार द्रव में गैस मिला दीजिए। 3 बार ठोस है, फिर ठोस द्रव गैस मिला दीजिए, फिर 3 बार गैस है, ठोस द्रव गैस मिला दीजिए। तो ये 9 टाइप से ज़्यादा नहीं होगा। जब आप द्रव में ठोस मिलाएंगे तो उस विलियन का नाम होगा द्रव में ठोस। द्रव में द्रव मिलाएंगे तो द्रव में द्रव, द्रव में गैस मिलाएंगे तो द्रव में गैस, ठोस में ठोस मिलाएंगे तो ठोस में ठोस का विलियन, ठोस में द्रव मिलाएंगे ठोस में द्रव का विलियन, ठोस में गैस मिलाएंगे ठोस में गैस का विलियन, गैस में ठोस मिलाएंगे तो गैस में ठोस का विलियन। इस आधार पर इसका नाम है, जिसको आप खुद भी समझ सकते हैं। अब सबका एक एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे जल में यदि आप चीनी मिलाते हैं तो जल विलायक है, तो विलायक द्रव है, और चीनी क्या है, ठोस, तो जल में घुला हुआ चीनी, इसका एग्जाम्पल हो गया। यदि जल में इथेनॉल मिथेनॉल कोई भी अल्कोहल मिलाएंगे तो वो द्रव होता है, अल्कोहल। तो जल भी द्रव, इथेनॉल भी द्रव, दोनों द्रव हो गया तो द्रव में द्रव। जल में घुला हुआ CO2, जल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला देते हैं तो द्रव में गैस का विलियन हो जाएगा। यदि सोना में कॉपर घुला दीजिए तो ठोस में ठोस हो गया, क्योंकि दोनों ठोस होता है, दोनों को मेल्ट करके मिला दीजिए, फिर उसको ठंडा कर दीजिए, ठोस बन जाएगा। सोना में घुला हुआ Hg का भौतिक अवस्था द्रव होता है, तो सोना में यदि Hg घुला दिए तो ये ठोस में द्रव हो जाएगा। ठोस में गैस, पैलेडियम एक धातु होता है जिस पर हाइड्रोजन गैस आकर चिपक जाता है, अधिशोषित हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में ये बात आप पढ़ेंगे। तो पैलेडियम पर H2 गैस का अधिशोषण, इसका एग्जाम्पल हो गया। हवा में यदि कपूर या धुआं है तो गैस में ठोस का वो विलियन है। गैस में द्रव, हवा में यदि जलवाष्प है तो गैस में द्रव कहलाएगा। 2 गैस को आप आपस में मिला दीजिए, जैसे हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस को आपस में मिला देंगे तो वह एक विलियन हो गया। अब इसमें ये सब विलियन है, लेकिन 2 को टाइप है जो विलियन नहीं है। दोनों में देखिए बहुत ज्यादा स्टार लगा हुआ, एक्सेप्शनल केस है, ये विलियन नहीं है। गैस में ठोस और गैस में द्रव को जब आपस में मिलाओगे ना तो वो समांगी मिश्रण नहीं बनाता है, वो हमेशा भी समांगी मिश्रण बनाता है। गैस में ठोस मिला देंगे, थोड़ी देर तो मिला रहेगा, फिर नीचे जाके बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब वो समांगी नहीं हो पाया, वो भी समांगी हो गया। समांगी रहेगा तो एक जैसा बिल्कुल सब जगह फैला रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लेकिन विसमांगी में ऐसा नहीं होगा, वो कुछ देर के बाद अलग हो जाता है या उसको अलग किया जा सकता है। इसीलिए नोट में लिखा हुआ है कि गैस में ठोस, देखिए गैस में ठोस तथा गैस में द्रव, ये दोनों विसमांगी मिश्रण होता है, अतः इसे विलियन नहीं कहेंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विलियन नहीं कहेंगे, क्योंकि विलियन तो सिर्फ समांगी मिश्रण का होता है, बाकी सब समांगी मिश्रण का निर्माण कर सकता है, इसीलिए वो सब विलियन का हिस्सा है। सरफेस केमिस्ट्री में इसको और ज़्यादा डिटेल में आप वहाँ पर पढ़ोगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट्स।
एंड इन दिस बेसिस, ऑन दिस बेसिस देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये टोटल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर लिखने के बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे विलय के मात्रा की इकाई। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का। यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये टॉपिक क्या है, पहले आप इसको समझिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस। जैसे मान लीजिए आप कि यदि आप पानी में चीनी मिलाए, तो कोई चीनी ज़्यादा मिला दिया, कोई कम मिला दिया, तो किसी का विलयन पतला होगा, किसी का विलयन गाढ़ा होगा। तो कोई कहेगा कि मेरा विलयन पतला है, कोई कहेगा मेरा विलयन गाढ़ा है। तो कितना गाढ़ा है या फिर कितना पतला है, उसका कुछ पैमाना होगा ना। हम कैसे समझेंगे कि एग्जैक्ट मात्रा क्या है चीनी की, यानी विलय का जो मात्रा है वो एग्जैक्ट कितना है, हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इन सभी बातों के लिए ये टॉपिक पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जानिए आप कि विलय के मात्रा की इकाई जो होता है, यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये 2 तरह का यूनिट होता है यहाँ पर। एक होता है भौतिक मात्रक, और उम्मीद करते हैं आपको भौतिक मात्रक और रासायनिक मात्रक समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा होता है रासायनिक मात्रक। कुल मिलाकर बाबू इसमें आपको 8 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पहला पढ़ना है भौतिक मात्रक में परसेंटेज वेट बाय भी, दूसरा पढ़ना है परसेंटेज भी बाय भी, जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पूरा पूरा नाम लिख देंगे। तीसरा पढ़ना है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। और रासायनिक मात्रक में ना टोटल 5 आपको पढ़ना है। इस 5 में जो पहला है नॉर्मलता, दूसरा है मोलरता, तीसरा है मोललता, चौथा है मोल प्रभाज, या इसी को ना मोल अंश भी कहते हैं। और 5वां और लास्ट है पार्ट्स प्रति मिलियन। ये टोटल 5 यूनिट केमिकल यूनिट में और 3 फिजिकल यूनिट में, टोटल मिलाकर 8 यूनिट आपको पढ़ना है। और इस 8 यूनिट को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये दिया जाएगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। इसके बिना मतलब ये सब ऐसा चीज़ है ना जिसके बिना केमिस्ट्री ही समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझिएगा, आपस में इसके बीच क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।